गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। बस 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे और जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करना है, ठीक है? तो हम चैप्टर कर रहे हैं डिपार्टमेंट, और 2 टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कर दिए हैं, और आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है उसी में नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए कि सर एक शर्मा स्टोर है, ठीक है, जिसके 2 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट ए है और एक मान लीजिए क्या ऐसा डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट ए जो है ये रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल परचेज करता है और उसको बेचता है, ठीक है। ये रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को परचेज करता है। और ये जो डिपार्टमेंट बी है ये फ्रूट और वेजिटेबल जूस सेल करता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस सेल करता है, ठीक है। अब जो डिपार्टमेंट ए है बेटा, ये डिपार्टमेंट ए फ्रूट्स परचेज करने के बाद, वेजिटेबल परचेज करने के बाद ओपन मार्केट में भी सेल करता है, ठीक है। ये कुछ क्वांटिटी तो सेल कर देता है ओपन मार्केट में, राइट? सेल इन ओपन मार्केट, सेल्स इन ओपन मार्केट। और इसके अलावा बेटा ये क्या करता है, ये डिपार्टमेंट बी को भी सामान ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पे भी ट्रांसफर कर देता है। अब दोनों के दोनों सर ये, ठीक है, दोनों के दोनों सर एक ही हेड ऑफिस के पार्ट हैं, एक ही स्टोर के पार्ट हैं, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए ओपन मार्केट में भी वेजिटेबल बेचता है, फ्रूट बेचता है, और उसके अलावा सर ये फ्रूट और वेजिटेबल का ट्रांसफर करता है, फ्रूट और वेजिटेबल का ट्रांसफर करता है डिपार्टमेंट बी को, राइट? तो इसका मतलब कि ये डिपार्टमेंट आपस में भी सामान ट्रांसफर कर रहे हैं और इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सामान ट्रांसफर करेगा, इसको इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बोलते हैं। ओके सर। तो whenever goods are transferred goods are transferred from one department to other, goods are transferred from one department to other, it is called इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है। इसको इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए वो बन जाती है सेल, और जिसको मिल रहा है उसके लिए बन जाती है परचेज। फॉर ट्रांसफेरर, ट्रांसफेरर का मतलब ट्रांसफर करने वाला। फॉर ट्रांसफेरर मतलब हमारे एग्जांपल में आंचल, she has been locked. For the transferer such as department A,
इट बिकम्स सेल्स, ट्रांसफर के लिए सेल बन जाती है, एंड फॉर ट्रांसफेरी जो रिसीवर है सर, जिसको मिल रहा है ना, जो ट्रांसफेरी है रिसीवर है, फॉर ट्रांसफेरी दैट इज डिपार्टमेंट बी इन आवर एग्जांपल, इट बिकम्स परचेज। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट एक ही हेड ऑफिस की यूनिट है, एक स्टोर की यूनिट है, लेकिन ये आपस में सामान ट्रांसफर कर रही है। तो जो ट्रांसफर करेगा उसके लिए सेल बन जाएगी, और जिसको ट्रांसफर हुआ है उसके लिए परचेज बन जाएगी। राइट, so far these goods are transferred at cost price। जब तक ये सामान कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर होता है, नो प्रॉब्लम अराइज, कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। इसका मतलब जो डिपार्टमेंट ए है, जो डिपार्टमेंट बी को फ्रूट ट्रांसफर कर रहा है, वेजिटेबल ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर करी थी, कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर करी, मतलब डिपार्टमेंट ए ने जिस रेट पे फ्रूट खरीदे उसी रेट पर उसने डिपार्टमेंट बी को दे दी, कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दिए, मतलब उसने प्रॉफिट बुक नहीं करा, तब तक कोई दिक्कत अराइज नहीं होती सर, तब तक कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। हावेवर इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट लोडेड प्राइस, अगर गुड्स को लोडेड प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं, बेटा माइक अपना ऑफ रखना है, जब माइक ऑफ करो अपना, और जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करना। इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट लोडेड प्राइस, लोडेड प्राइस का मतलब है कॉस्ट प्राइस से ऊपर, कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट जोड़ दिए, कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब डिपार्टमेंट ए जिस रेट पर फ्रूट और वेजिटेबल को परचेज करता है उस पर पहले वो प्रॉफिट जोड़ता है, और प्रॉफिट जोड़ने के बाद सामान ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लोडेड प्राइस पे ट्रांसफर होने। इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट लोडेड प्राइस दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, एंड some of the transferred goods, remain unsold with the transferee, then provision for unrealized profit has to be made। ठीक है सर, एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर सामान कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है, अगर सामान कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन सामान अगर लोडेड प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो अनसोल्ड सामान ट्रांसफेरी के पास पड़ा हुआ है, जो रिसीवर के पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट पे है, उस पर कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, और उस अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। सबसे पहले सर ये अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसके बारे में एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अगेन ये डिपार्टमेंट ए है, ये क्या करता है, 5 किलो मैंगो, ठीक है, ट्रांसफर करता है बी को, जिसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो ₹50 पर केजी थी, 50 पर केजी थी। ठीक है, जो कॉस्ट है बेटा वो 50 पर केजी था। ऑल राइट, लेकिन जो ट्रांसफर प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस है वो ₹60 पर केजी का है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हर किलो आम पे ₹10 पर केजी का प्रॉफिट जनरेट करता है ट्रांसफर करने से पहले। डिपार्टमेंट बी क्या करता है, यूटिलाइजेस these mangoes to make मैंगो जूस के लिए इसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है,
कहता है फिर बाय ईयर एंड, साल खत्म होने तक मान लीजिए 1 किलोग्राम ऑफ मैंगो आर लेफ्ट विद इट। बाकी 4 किलो मैंगो इसने जूस निकाल के बेच दिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट बी के पास 5 किलो आम आए थे डिपार्टमेंट ए से, जिसका 50 रुपये पर केजी था, पर डिपार्टमेंट ए ने उसे 60 रुपये पर केजी के रेट पर ट्रांसफर किया था। डिपार्टमेंट बी ने 5 किलो में से 4 किलो मैंगो तो यूटिलाइज कर लिया, उसका जूस बना के मार्केट में बेच दिया, और उस पर उसने प्रॉफिट भी कमा लिया, है ना। जो भी उसने एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें डाला होगा उसकी कॉस्ट ऐड करके और एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में बेच दिया होगा। लेकिन ये 1 किलो आम अभी भी उसके पास पड़ेगी। तो बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सामान ट्रांसफर करता है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सामान ट्रांसफर करता है, लेकिन उस सामान का कुछ हिस्सा सेकंड डिपार्टमेंट के पास अनसोल्ड रहता है, तो जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है उसको अनसोल्ड पोर्शन पे प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा। सेकंड डिपार्टमेंट को फर्स्ट डिपार्टमेंट को अनसोल्ड पोर्शन पे प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने एक पेन जो कि मैंने 10 रुपए में परचेज किया था, मैंने आपको उसको क्या करा सर कि 15 रुपीज के प्राइस पे आपको दे दिया। मैंने कहा ये पेन 15 रुपए का अपने पास रखो, इस पेन को अपने पास रखो, इसको डिमांड आएगी तो मार्केट में बेच देना। आपने कहा ठीक है सर। तो मैंने तो आपको 15 रुपए के प्राइस पे वो पेन दे दिया, राइट। लेकिन जब तक आप वो पेन ओपन मार्केट में नहीं बेचोगे, जब तक वो पेन मार्केट में बिकेगा नहीं, मुझे वो 5 रुपए का प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा। मुझे मतलब क्योंकि आप और मैं एक ही हेड ऑफिस की यूनिट है, एक ही हेड ऑफिस है, उसी की 2 यूनिट है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को कुछ ट्रांसफर कर रहा है तो डिपार्टमेंट ए का वो प्रॉफिट तभी रियलाइज होगा जब डिपार्टमेंट बी उसको फर्दर आगे उसको सेल करता है। अगर वो चीज अनसोल्ड पड़ी रहती है सेकंड डिपार्टमेंट के पास, तो जो हेड ऑफिस है, ठीक है सर, जो हमारा हेड ऑफिस है उसको प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा, राइट सर। तो इन इन सच ए केस, इन सच ए केस जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कितना होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए। तो आप बोलोगे सर उसका 1 किलो पड़ा हुआ है और 10 रुपए का प्रॉफिट था, 10 रुपए पर केजी का प्रॉफिट था, तो यहाँ से हमारे पास सर ये 10 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो जब हम पूरे हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकालेंगे, जब हम पूरे हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से 10 रुपए के प्रॉफिट को हमने एलिमिनेट करना पड़ेगा, या 10 रुपए का हमने प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सामान ट्रांसफर करेगा, अगर वो सामान कॉस्ट प्राइस पे है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो सामान अगर लोडेड प्राइस पे ट्रांसफर किया गया है और उस सामान का कुछ पोर्शन सेकंड डिपार्टमेंट के पास अनसोल्ड रहता है, तो अनसोल्ड पोर्शन में से हमें प्रॉफिट हटाना पड़ता है, जिसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। इसको लिखें और जब हो जाएगा तो मुझे बताना है। फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क अगेन, या स्क्रीन अगर अप डाउन करनी हो तो भी मुझे बता सकते हैं। तो ये यहाँ से इतना लिखा है बेटा आज, इसको फटाफट से देखें, जो स्क्रीनशॉट ले रहा है स्क्रीनशॉट लें। चलो आई होप ये हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ये, और मॉड्यूल के क्वेश्चन करने से पहले ये एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको वैरायटी समझ में आ जाए कि इसमें किस तरीके की वैरायटी है। 2 डिपार्टमेंट है मान लीजिए, एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी है। जो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, रुपीज में से जरा सारी, इसका है 20,000, इसका कुछ नहीं है। परचेजेस इसकी सपोज मान लीजिए 3 लाख की है।
और इसकी 1 लाख की। गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में सामान ट्रांसफर हुआ है 50,000 का, ठीक है। और उसके बाद सेल्स, इसकी सेल जो है हमारी वो 5 लाख की है, और इसकी जो सेल है बेटा 2 लाख की है। और उसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसका बचा है, मान लीजिए 10,000 का, और इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बचा है 25,000 का। अब उसके बाद इसमें डिफरेंट तरीके के केस हैं। केस 1, गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय ए टू बी एट एक्चुअल कॉस्ट। पहला केस है कि एक्चुअल कॉस्ट पर ट्रांसफर हो रहे हैं। सेकंड, गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय ए टू बी एट कॉस्ट प्लस 20%। यहाँ पे कह रहा है 20% के प्रॉफिट पे ट्रांसफर किए जाते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹8,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए। सेकेंड पार्ट में कहता है कि जो गुड्स हैं वो कॉस्ट प्लस 20% पर ट्रांसफर किए जाते हैं, और बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 8,000 रुपये, मतलब इस 25,000 के अंदर 8,000 रुपये का सामान वो पड़ा हुआ है जो ए से ट्रांसफर किया था। चलो, तीसरे केस में कहता है गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय ए टू बी एट यूजुअल सेलिंग प्राइस। यूजुअल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर होते हैं। और फिर कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹10,000 received from A। तीसरे पार्ट में कहता है कि यूजुअल सेलिंग प्राइस पे ए ने बी को सामान ट्रांसफर किया है। यूजुअल सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है कि ए जिस रेट पे मार्केट पे सामान बेचता है, ठीक है, ए जिस रेट पे मार्केट में सामान बेचता है उसी रेट पे वो बी को ट्रांसफर कर रहा है, उसी रेट पे वो बी को ट्रांसफर कर रहा है, राइट। चलो, और यहाँ से फोर्थ केस में आता है। फोर्थ केस में कहता है गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी एट यूजुअल सेलिंग प्राइस, जो कि केस थर्ड में बोला था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी includes some goods received from A। और कह रहा है बी के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ गुड्स ऐसे हैं जो ए से रिसीव हुए हैं, उनसे जो ए से रिसीव हुए हैं। कितने गुड्स इंक्लूड हैं क्लोजिंग स्टॉक में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कहता है कुछ गुड्स हैं, ठीक है। तो पहले पूरा चारों केस नोट कर लो, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं। इन चारों पार्ट में जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो तो सेम होगा, स्टार्टिंग का पार्ट सेम होगा, बाकी थोड़ा बहुत चेंज आएगा चारों केस में। तो पहले लिख लीजिए, जब हो जाएगा तो मुझे बताने। क्वेश्चन की आपकी बेटा रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको बनाना है।
आगे कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वर ₹30,000 which are to be divided equally। ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस भी आपको बनाने हैं और इसको डिवाइड करना है इक्वली में, बिटवीन ए एंड बी। चलो, तो प्रॉफिट लॉस के लिए भी सेक्शन दे दिए। सो आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया है बेटा। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम। तो हर केस के लिए पहले स्टार्टिंग का पोर्शन सेम होगा, जिसमें आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो ईयर एंडेड है आपको नहीं दिया तो छोड़ दो, डैश लिख के छोड़ देते हैं और अब करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स पहले फॉर्मेट बना रहे हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग के लिए, नीचे वाला हिस्सा प्रॉफिट लॉस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने ये फॉर्मेट बनाया और मैंने बताया कि स्टार्टिंग का पार्ट सेम रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग का पार्ट आपका सेम रहेगा। तो सबसे पहले बेटे हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, तो ये डाल देते हैं यहाँ पर। तो ओपनिंग स्टॉक है इसका 20,000, इसका कुछ भी नहीं है। परचेज दे रखी है बेटा, परचेज इसकी 3 लाख है और इसकी 1 लाख है। गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। ए ने बी को सामान ट्रांसफर किया है, तो ए ने ट्रांसफर किया है बी को, तो ए के लिए सेल है, ए के लिए सेल है और बी के लिए परचेज है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स ट्रांसफर्ड टू बी, कितना 50,000 सर। तो ए में क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि जो ट्रांसफर है उसके लिए क्या बन जाता है, ये सेल बन जाता है बेटा। ट्रांसफर के लिए क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। और यहाँ पर बेटा बी को मिल रहा है, तो टू गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, इसके लिए परचेज माना जाएगा, इसके डेबिट साइड में आएगा। राइट सर, ये हो गया जी। उसके बाद सेल्स गिवन है 5 लाख की और 2 लाख की, तो ये तो डाल देंगे यहाँ पर बाय सेल्स, और ये है 5 लाख और ये है 2 लाख। 5 लाख और 2 लाख की सेल भी होगी। क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं सर। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है आपका 10,000 और ये आपका 25,000। ठीक है, अब यहाँ से बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, जो कि बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। तो आप लोग करो कैलकुलेट और माइक ऑन करके बताओ कोई भी एक बच्चा कि कितना जीपी आ रहा है। ₹5,50,000 और ये हो गया आपका 5,60,000। टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 5,60,000 और 5,60,000 में से बेटा माइनस करो 3,20,000। बताइए कितना आ रहा है। 5,60,000 माइनस 3,20,000, एनीवन? 2,40,000। तो 2,40,000 का यहाँ आ गया। ऐसे इसका निकालो बेटे, तो ये 2,25,000 और 2,25,000 में से 1.5 लाख माइनस करो, हाँ तो ये आ गया 75,000, 75,000।
ठीक है, चलो जी अभी नीचे प्रॉफिट लॉस वाले सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट डाल देंगे, ये आया 2,40,000, ठीक है 2,40,000, और यहाँ 75,000, ठीक है ये 2,45,000 है और 75,000। उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपको दे रखे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने बोले थे बेटा, नीचे वाला सेक्शन प्रॉफिट लॉस का है, 30,000 के थे जो कि बराबर बांटने हैं। तो ये आ गया पहले हमारे पास 15,000, ये भी आ गया 15,000। तो यहाँ से बेटा पहले ये नेट नेट प्रॉफिट आया, तो नेट प्रॉफिट, तो 240 में से 15 माइनस करो, 2,25,000, और 75 में से 15 गया बेटा, ये आ गया 60,000, ठीक है। ये कर लिया पहले। ये वाला पार्ट ना हर केस में कॉमन रहेगा, जो 4 केस हमने लिखे हैं इन चारों केस में बेटा केस आपका 1 2 3 4 में ये आपका कॉमन रहेगा। अब यहाँ से आगे का हिस्सा स्टार्ट होता है मेन, केस 1। यहाँ पर हम बनाएंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सर ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, देखो पहले आप डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो, वहां से डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का अलग अलग प्रॉफिट आता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी ये एक ही हेड ऑफिस की यूनिट है, ये इनका जो पेरेंट है बेटा वो क्या है, एक ही है। तो जब हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट की डिपार्टमेंट ए का इतना प्रॉफिट आया, डिपार्टमेंट बी का इतना प्रॉफिट आया, फिर हम ये जानना चाहेंगे कि पूरे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना आया। तो पूरे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इस अकाउंट में आइटम कौन 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 से आते हैं, इस अकाउंट में सबसे पहले डिपार्टमेंट का जो नेट प्रॉफिट और लॉस आता है वो इसमें ट्रांसफर होता है। उसके बाद अगर कुछ ऐसे अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं, मैंने कहा कुछ ऐसे अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं जो ना तो हमने डिपार्टमेंट ए में चार्ज करें, ना तो हमने डिपार्टमेंट बी में चार्ज करें, क्योंकि उन खर्चों को चार्ज करने का कोई लॉजिकल बेस नहीं था, कोई लॉजिकल आधार नहीं था। तो जो हेड ऑफिस है, जो पेरेंट है, उसने ये बेसिकली क्या करा, डिसाइड करा कि ये खर्चे मैं डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं करूंगा, ना तो ये खर्चा मैं ए में डालूंगा, ना ये खर्चा बी में डालूंगा। लेकिन जब मैं टोटल प्रॉफिट निकालूंगा तो उस अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दूंगा, राइट। तो कभी कभार क्वेश्चन में बोल देगा कि कुछ एक्सपेंसेस हैं, वैल्यू 60,000 है, इसको डिपार्टमेंट में अपोर्शन नहीं करना है, इसको डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो वो खर्चे फिर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाएंगे, उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेगा, ठीक है। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरी कंपनी का, पूरे ग्रुप का प्रॉफिट निकलेगा बाय टेकिंग ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर, सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लेके, सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लेके, राइट। चलो तो यहाँ से करते हैं अभी पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलो यहाँ पर पहले बाय डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट, डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट लिख लो। तो ये ए का और बी का, ए का आया 2,25,000, बी का आया 60,000, इसको जोड़ देंगे तो ये 285। बाकी पहले वाले केस में क्योंकि गुड्स कॉस्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, तो इसमें और कुछ नहीं करना आपको, इसमें और कुछ नहीं करना, ना तो कुछ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं और ना कुछ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनाने की जरूरत है, क्योंकि प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम तभी बनाते हैं जब सामान लोडेड प्राइस पे ट्रांसफर होता है। लोडेड प्राइस पे ट्रांसफर होने का मतलब है कॉस्ट प्राइस प्लस समथिंग, इसमें क्योंकि कॉस्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं तो कुछ नहीं होगा बेटा यहाँ से। तो सिंपल यहाँ से हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया पूरी कंपनी का, जो अब बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, 285 आ गया, ठीक है। तो पहले केस में हमने कुछ नहीं किया, पहले केस में हमने कुछ नहीं किया, बस डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट सिंपली बना लिया, सिंपली बेटा बना लिया हमने, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और ये स्टार्टिंग का पोर्शन जो कि मैंने बनाया है ये हर केस में कॉमन रहेगा। ट्रेडिंग ये जो हमने डिपार्टमेंटल का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है ये हर केस में कॉमन रहेगा, राइट। तो फर्स्ट केस में कुछ नहीं किया, डिपार्टमेंट वाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट निकाला, ये हमने जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया,
और जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद वहां से हमारे पास पूरे बिजनेस का कंबाइंड नेट प्रॉफिट आ गया है। इसमें कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट नहीं हुई। और जैसे कि आपको मैंने बताया था थ्योरी में कि सो फार दीज गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट प्राइस, कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। जब तक ये सामान कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर होगा कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस है, इसमें हमारा सामान कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें सामान हमारा कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसमें बेटा आपको ध्यान देना है। देखिए सेकंड वाले केस में कहता है गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय ए टू बी एट कॉस्ट प्लस 20%। ए ने बी को जो सामान ट्रांसफर किया है वो 20% प्रॉफिट ऐड करने के बाद ट्रांसफर किया है कॉस्ट के ऊपर। और बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 8,000 रुपए का सामान वो पड़ा हुआ है जो कि ए से मिला है उसको। मतलब 50,000 का सामान ट्रांसफर किया था ए ने बी को, जिसमें से 8,000 का सामान अनसोल्ड पड़ा हुआ है, अनसोल्ड पड़ा हुआ है बी के पास। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कुछ ट्रांसफर्ड गुड्स अनसोल्ड रह जाते हैं तो उसके ऊपर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। कैसे बनेगा देखो सर, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगी, डिपार्टमेंट के अंदर कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, और आपको जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पर्पस समझ में आ गया कि जब डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट निकल जाता है वो इसमें ट्रांसफर होता है, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस इसमें डाल देते हैं जो डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं हुए, और प्रोविजन अगर बनाना हो इसी में बनेगा। और फिर उसके बाद पूरे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट आ जाता है टेकिंग ऑल डिपार्टमेंट टुगेदर। देखो क्या चेंज आएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट लिख लो, सेम चीज ए और बी। और ये कितना आया था आपका 225, और कितना था सर 225 और 60, 60 था 65 था 60 था बेटा, 225 और 60, और ये हो गया 285। ठीक है जी, 285 हो गया। अब सर यहाँ पर एक एंट्री करोगे टू स्टॉक रिजर्व और यू विल राइट प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और आप यहाँ पर सर स्टॉक रिजर्व के नाम से भी लिख सकते हो। कैसे करोगे देखो सर, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे इसकी वो ध्यान से देखना है। वर्किंग नोट बनाओगे, सबसे पहले प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर्ड गुड्स, ट्रांसफर गुड्स पे प्रॉफिट कितना है 20% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 1/5 ऑफ कॉस्ट। अगर कॉस्ट का बेटा 1/5 है तो सेल का क्या होगा, कॉस्ट का 1/5 है तो 1/6 हो जाएगा सेल्स वैल्यू का। ठीक है, अगर कॉस्ट का 1/5 है तो सेल का क्या हो जाएगा 1/6। ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद सर, उसके बाद अनसोल्ड गुड्स रिमेनिंग विद बी, बी के पास कितना सामान अनसोल्ड पड़ा हुआ है किसमें सर, आउट ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स, ट्रांसफर्ड गुड्स फ्रॉम ए, जो ए से ट्रांसफर हुआ था उसमें से कितना सामान बचा हुआ है। तो सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है सर 8,000 का सामान पड़ा हुआ है। अब ये 8,000 कॉस्ट प्राइस पर है या सेल वैल्यू पे है, मतलब ये कॉस्ट पे है या लोडेड प्राइस पे है। कुछ ना बोला हो बेटा तो आप इसको सेल वैल्यू पे मानोगे, है ना, हमेशा सेल वैल्यू पे मानोगे। तो प्रॉफिट कितना होगा 8,000 का 1/6, तो ये 8,000 सेल वैल्यू पे है। इसके अंदर कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है जो कि अभी अनरियलाइज्ड है, जो कि हमें रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि ये आइटम अनसोल्ड रह गया है। तो 8,000 का 1/6 निकालो और मुझे बताओ कितना आ रहा है 8,000 का 1/6। इसे करो बेटा और कोई बच्चा बताइए कितना आता है। 8,000 का 1/6,
सर 1333। 1333, तो ये 1333 आ जाता है बेटा, 0.33 अप्रोक्सीमेटली 1333 ही कर देते हैं। तो ये वो अमाउंट है प्रॉफिट की जो हमें रियलाइज नहीं हुई है, जो हमें रियलाइज नहीं हुई है। तो व्हाट वी विल डू सर, ये 1333 अब हम यहाँ लिखेंगे 1333। 8,000 रुपए का आइटम जो बी के पास अनसोल्ड रह गया है, उसके अंदर 1333 का प्रॉफिट इंक्लूड था, बट क्योंकि आइटम अभी बिका ही नहीं है तो ये प्रॉफिट अभी अर्न नहीं हुआ है। जो प्रॉफिट अभी अर्न नहीं किया है वो प्रॉफिट आपको टोटल प्रॉफिट निकालते वक्त आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमने वर्किंग नोट से निकाला, राइट। अब फाइनली यहाँ से पूरी कंपनी का नेट प्रॉफिट आएगा जो कि आप ट्रांसफर करोगे बैलेंस शीट में। अब 2,85,000 में से माइनस करोगे 1,333, बताओ कितना आता है। 2,85,000 माइनस, तो ये आता है 283,667। ठीक है सर। तो इसमें क्या करना पड़ा, ये एडजस्टमेंट हमने एक्स्ट्रा करी है। किस रिस्पेक्ट में करी है सर, जो 8,000 रुपए का सामान बी के पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है उसके अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ है, क्योंकि आइटम बिका ही नहीं तो ये प्रॉफिट भी हमें अर्न नहीं हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट में से उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और 8,000 का 1/6 निकाला हमने तो ये 1,333 आ गया। फाइनली जो पूरा प्रॉफिट है कंपनी का वो आएगा 2,83,667। इसको लिखें और जब हो जाए तो बताना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने प्रोविजन बना लिया इस पे। 8,000 का 1/6, कॉस्ट का 1/5 था, सेल का 1/6, राइट। चलो थर्ड केस पे आते हैं बेटा। थर्ड केस में क्या बोला है सर, पढ़ते हैं। थर्ड केस में कहता है आपको गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय ए टू बी एट यूजुअल सेलिंग प्राइस। ए ने बी को सामान ट्रांसफर किया है यूजुअल सेलिंग प्राइस पे। यूजुअल सेलिंग प्राइस का मतलब ए मार्केट में सामान जिस रेट पे बेचता है उसी रेट पर उसने बी को सामान ट्रांसफर किया। तो अब हमें ये नहीं पता कि जो ए ने बी को सामान ट्रांसफर किया है उस पर कितना प्रॉफिट इंक्लूड था। ये जो सेकंड पार्ट में तो बोल दिया था कि 20% प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट के ऊपर इंक्लूड है, लेकिन अब कितना प्रॉफिट इंक्लूड है ये हमें नहीं दिया। और कह रहा है बी के क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 रुपए का सामान वो पड़ा हुआ है जो कि ए से रिसीव हुआ है। तो जब आपको प्रॉफिट की परसेंटेज ना दी हो, जैसा कि केस थर्ड में है, उस सिचुएशन में आपको जीपी रेशो खुद आपको निकालना पड़ता है। तो नॉर्मल जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑफ डिपार्टमेंट ए, जो ट्रांसफेरर है, ठीक है, उसका जीपी रेशो निकालोगे, दैट इज जीपी रेशो ऑफ ट्रांसफेरर। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स इंटू 100। देखो बेटा ध्यान से, अब हम आएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो कि यहाँ बना हुआ है। और यहाँ देखो डिपार्टमेंट ए का जीपी कितना आया, 2,40,000। ये डिपार्टमेंट ए का सर जीपी है 2,40,000। अच्छा बताओ डिपार्टमेंट ए की सेल्स कितनी है, एनीवन? अगर ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 है तो 550। 550 कैसे सर, ये 5 लाख भी लेनी है और जो ट्रांसफर किया है बेटा ये भी लेना है, जो ट्रांसफर किया है ये भी लेना है। 50,000 भी लेंगे और 5 लाख भी ट्रांसफर लेंगे, क्योंकि 5 लाख भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे है, ओपन मार्केट में बेचा है, और 50,000 भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे है जो कि ओपन मार्केट में बेचा है। तो जो डिपार्टमेंट एक सेल मानी जाएगी बेटा वो 5,50,000 मानी जाएगी। तो 2,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, 5,50,000 की सेल वैल्यू और 100 से इंटू जीपी रेशियो कितना आता है ये हम निकालेंगे। अगर डेसिमल में आएगा तो अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल इसको लिखना है। तो ये आ रहा है बेटा 44.44%। ठीक है, 44.44% सेल वैल्यू पे इतना प्रॉफिट इंक्लूड है।
सेल वैल्यू पे इतना प्रॉफिट इंक्लूड है, राइट। इसके बाद अनसोल्ड गुड्स ऑफ ए लाइंग विद बी। ए का कितना सामान अनसोल्ड पड़ा हुआ है बी के पास। तो क्वेश्चन में बोला है 10,000। ये कौन सी वैल्यू पे है सर? मैंने बोला हमेशा सेल्स वैल्यू पे मानना है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है सर। यहाँ से निकालेंगे हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जैसे यहाँ निकाला था हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे इस पे निकालेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो 10,000 का आप निकाल देंगे कितना सर? आपके पास परसेंटेज है 44.44%, तो 4,444 रुपये। तो 10,000 रुपये के आइटम के अंदर 4,444 का आइटम इंक्लूड है जो कि अनसोल्ड है, जो कि सर क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ठीक है। 10,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक जो बी के पास पड़ा हुआ है, जो बिलोंग करता है ए से, उसके अंदर 4,444 का प्रॉफिट है जो अभी रिलाइज नहीं हुआ है, हमें डिपार्टमेंट ए को रिलाइज नहीं हुआ है क्योंकि ये अनसोल्ड पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट बी के पास। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से बनाएंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। स्टार्टिंग का पोर्शन सेम रहेगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और फिर यहाँ से पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये यहाँ पे फिर हमारा डेबिट रुपीस और यहाँ पे क्रेडिट रुपीस। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट जो कितना कितना आया था, जो प्रीवियस कैलकुलेशन में निकाला है हमने। तो ए का निकला है 2,25,000 और बी का निकला है 60,000। इसको जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 2,85,000, राइट। और अब इसके अगेंस्ट आप बनाओगे प्रोविजन, तो टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 4,444, राइट। तो ये करने के बाद 285 में से 4,444 को माइनस कर देंगे, ये फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो 2,85,000 माइनस कर देंगे 4,444, इट इज 2,80,556, ठीक है जी। 2,85,556। राइट, इसे करें और जब कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें। तीसरे वाले में क्या डिफरेंट है सेकंड वाले से? जीपी रेशो नहीं दिया था, तो पहले जीपी रेशो खुद निकाला है, और जीपी रेशो निकालने के बाद क्लोजिंग स्टॉक में हमने उस जीपी रेशो को लगा दिया है। वहां से हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की अमाउंट मालूम चली, और फिर वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, मतलब नेक्स्ट केस पे आएंगे, केस नंबर 4। चलो आई गेस ये हो गया होगा, ठीक है। केस 4 देखो सर क्या बोलते हैं। केस 4 में बोलता है आपको गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी एट यूजुअल सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी इंक्लूड्स सम गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ए। फोर्थ केस में एक चीज तो सेम बोली है जो कि थर्ड केस में बोली थी कि ए बी को जो सामान ट्रांसफर करता है ना, वो यूजुअल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करता है, यूजुअल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करता है, मतलब वही जिस रेट पे ओपन मार्केट में सामान सेल करते हैं उसी रेट पे सामान बी को ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो बेटा जीपी रेशो तो वैसे ही निकालना पड़ेगा, और वो जीपी रेशो सेम आएगा हमारा 44.44%, ठीक है। जो थर्ड केस में निकला था वही फोर्थ केस में निकल जाएगा 44.44%।
लेकिन अब ये नहीं बोला हुआ कि बी के क्लोजिंग स्टॉक में कितने गुड्स इंक्लूड हैं। बी के क्लोजिंग स्टॉक में सर कितने गुड्स इंक्लूड हैं ये आपको नहीं बोला हुआ। तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा एवरेज बेसिस पे कि बी के क्लोजिंग स्टॉक में कितना सामान वो है जो ए से मिला था और जो अनसोल्ड है। तो कैसे करेंगे देखो सर, केस 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। केस 4 में सबसे पहले जीपी रेशो निकालेंगे। जीपी रेशो ऑफ ट्रांसफर डिपार्टमेंट जो कि डिपार्टमेंट ए है, ये 44.44% ही आएगा, है ना। सेम फ्रॉम केस थर्ड, जैसे केस थर्ड में निकाला था वो सेम होगा। अब सर यहाँ से ध्यान रखना है, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। बी के क्लोजिंग स्टॉक में कितना ए का है ये कैसे मालूम चलेगा। अच्छा पहले ये बताओ, डिपार्टमेंट बी की टोटल परचेज कितनी है। डिपार्टमेंट बी की टोटल परचेज कितनी है बेटा, एनीवन। डिपार्टमेंट बी की टोटल परचेज कितनी है। 1,50,000। 1,50,000 कैसे। 1 लाख तो वो है, 1 लाख तो वो है सर जो उसने मार्केट से खरीदा है, और 50,000 वो था जो उसने ए से परचेज किया था। तो टोटल 1.5 लाख की परचेज में, टोटल 1.5 लाख की परचेज में बी से परचेज किए हुए गुड्स का कंटेंट कितना है। टोटल 1.5 लाख की परचेज में बी से परचेज किए गए गुड्स का कंटेंट कितना है, सॉरी ए से परचेज किए गए गुड्स का कंटेंट कितना है। तो 1.5 लाख में से 50,000 का सामान वो है जो ए से मिला था। इसका मतलब टोटल परचेज का 1/3 वो सामान है जो ए से मिला है। हम मानेंगे यही अनुपात क्लोजिंग स्टॉक में भी कंटिन्यू करेगा। हम मानेंगे यही अनुपात, यही रेशो क्लोजिंग स्टॉक में भी कंटिन्यू करेगा। और ये मान लिया जाएगा कि जिस प्रकार टोटल परचेज में ए का अनुपात 1/3 है, वैसे ही बी के क्लोजिंग स्टॉक में टोटल अनुपात जो गुड्स ए से मिले हुए हैं और जो अनसोल्ड हैं उसका अनुपात भी 1/3 होगा। तो हमने कंटेंट रेशो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो सर, तो रेशो ऑफ गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए टू टोटल परचेज ऑफ बी। तो जो ए से परचेज किए थे वो था 50,000, और जो बेटा इसकी टोटल परचेज है वो 1.5 लाख है, जिसमें जो बाहर से खरीदा है वो भी इंक्लूड है और जो ए से खरीदा है वो भी इंक्लूड है। इसका अनुपात निकालेंगे 1/3। इट इज एज्यूम्ड दैट सेम proportion is maintained in closing stock of B। ठीक है सर, ये मान लिया जाएगा कि सेम प्रोपोर्शन मेंटेन किया है इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, राइट। हम मानेंगे बेटा यही अनुपात, हम मानेंगे यही अनुपात क्या है सर, कहाँ चला गया, एक मिनट। को बेटा दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, कोई नहीं चलो कर देता हूँ। तो कंटेंट ऑफ या रेशो ऑफ गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए टू टोटल परचेज ऑफ बी। तो 50,000 वो थे जो ए से खरीदे हैं और 1.5 लाख टोटल है, तो 1/3। इट इज एज्यूम्ड दैट सेम proportion will continue or maintained in closing stock of B। मान लिया जाएगा बी के क्लोजिंग स्टॉक में सेम प्रोपोर्शन मेंटेन हो रहा है। तो अब लिखेंगे यहाँ से
एज गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड विद बी। तो बी का बेटा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 25,000 है, जिसमें एक एक गुड्स का जो अनुपात है वो 1/3 है। तो 25,000 का 1/3 निकालो, तो ये 8,333.33 आएगा। और ये कौन सी वैल्यू पे माना जाएंगे? सेल वैल्यू पे। ठीक है, बी के 25,000 में एक टाइप गुड्स वो हैं जो ए से मिले थे, 8,333.33, और ये अनसोल्ड रह गया है बी के पास। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे इस पे। तो क्या किया जाएगा बेटा? 8,333.33 का आप निकाल देंगे 44.44%। जीपी रेशो तो ऑलरेडी निकाला ही हुआ था। तो कितना आता है देखिए, तो 8,333.33 इंटू 0.44%। तो बेटा ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3,703.33। तो 3,703 अप्रॉक्स ले लेते हैं। ओके जी। और ये लेने के बाद अब क्या करोगे? अब वो जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा। क्या खा रहे थे बताओ? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बाय डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, 2,25,060,000 आया था। दो 2,25,000 और 60,000, तो ये हो गया हमारा 285। अब यहाँ से लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। $3,703, राइट। और ये करने के बाद यहाँ से ये फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तो 2,85,000 में से माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे 3,703, इट इज 288,703। नहीं सर, प्लस कर दिया क्या मैंने? 285 माइनस 3,703। एक मिनट, 285,000 माइनस 3,703, 281, इट इज 297, 2,81,297। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग कि अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है तो उसमें किस तरीके से हमने क्या नाम है चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। सो फार गुड्स अगर कॉस्ट पर ट्रांसफर होते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, और अगर यही गुड्स बेटा अगर सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर हो, मतलब लोडेड प्राइस पर ट्रांसफर हो, और कुछ अनसोल्ड स्टॉक सेकंड डिपार्टमेंट के पास बच जाता है जो कि फर्स्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो उस सिचुएशन में हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी होती है। इसमें 4 केस हैं। पहले केस में कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ था, उसमें कुछ नहीं करना पड़ा। सेकंड केस में प्रॉफिट कितना है उसका परसेंटेज पहले से दिया था। तीसरे केस में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं दी थी, आपने जीपी रेशियो निकाली। और चौथे केस में ना तो परसेंटेज गिवन थी और ना कितना सामान बी के स्टॉक में इंक्लूड है ए का, वो भी हमें नहीं दिया था। तो वो हमने इस तरीके से एवरेज बेसिस पे निकालना पड़ता है। ठीक है, तो भी बेटा आज के लिए मैं इतना ही आपको बेसिकली करवाता हूँ। अभी बच्चे कम है क्लास में, तो भी आज वाइंड अप कर देते हैं और कल की क्लास का टाइम फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में, और कल मॉड्यूल वाले क्वेश्चन करेंगे। 2 क्लासें और लगेगी मेरे हिसाब से, और 2 क्लास के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, इन बिटवीन कुछ क्वेश्चन आप करना चाहो तो होमवर्क के लिए ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट ये लगेगा इसमें भी। अगर आप ट्राई करना चाहो तो यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23
ये आप ट्राई कर सकते हैं। राइट, ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व तो करूंगा। चलो फिर गुड बाय, कल का टाइम